हाय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमने जो पिछली क्लास की थी बायोलॉजी की, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे 30 क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को आज कंटिन्यू करते हैं यहाँ के, ठीक है, बिना किसी देरी के। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो पित्त होता है इसका निर्माण होता है कहाँ पर, पित्ताशय में। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। और जो पित्ताशय होती है वो पित्ताशय कहाँ पर स्थित होता है, यकृत में स्थित होता है जाके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पित्त रस होता है या पित्त का निर्माण होता है जाके, वो कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। बात क्लियर हुआ सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है। यानी कि जब पित्ताशय में हमारे क्या हो जाती है, एक तरह की मान के चलिए कि नहीं, गांठ पड़ जाती है। पित्त की थैली में क्या हो जाती है, गांठ पड़ जाती है जाके। तो जो गांठ पड़ती है जाके वो किसका इसमें से पाचन प्रभावित करती है। तो आपको मालूम होगा कि जो पित्त रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वो किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और जब उसमें पत्थर पड़ जाएगा तो वो किसके पाचन में बाधा डालेगा, तो वसा के पाचन में बाधा डालेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 33वां कहा गया है कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहा गया है, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। बात बिल्कुल सही है जाके, ग्रहणी से क्या उत्पन्न होती है, सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा, वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत में एस्टोरगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है जाके। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है जाके। तो एक चीज़ ध्यान रखना है जाके, इसमें दोनों 1 और 2 कथन हमारे क्या हैं, सही है। कि HCl की मौजूदगी में ग्रहणी में क्या उत्पन्न होता है, सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। और वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया में क्षुद्रांश से एस्टेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। या कि ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है यहाँ के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। यानी कौन सा ऐसा आपका क्या है, एंजाइम है जो प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में बदलता है, एमिनो अम्लों में बदलता है। और आपको ये मालूम होगा कि जो एमिनो अम्ल होते हैं बाद में यूरिया में बदले जाते हैं, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। और फिर ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। तो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखते हैं। 35 नंबर में क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला टाइलिन, और इधर दिया गया है उसके कुछ कार्य दिए गए हैं, वो क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने बताया था कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। और जो टाइलिन एंजाइम होता है लार में पाया जाता है, हमने पिछली क्लास में बताया था, वो किसको पचाता है, वो स्टार्च को पचाता है जाके। और जो रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है, रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन को एंटियोओटेसिन में बदल देता है, ठीक है। और जो तीसरा यानी कि चौथा हार्मोन है कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ये काम क्या करता है, ये मसृण पेशियों में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें क्या करता है, सिकुड़न पैदा कर देता है जाके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका उत्तर देना है। यहाँ के एक तरफ दिए गए हैं कुछ एंजाइम या कुछ विटामिन के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ उनके कुछ हार्मोन्स के बारे में दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि विटामिन का जो मिलान होगा वो क्या होगा,
एंजाइम क्या होगा, जाके हार्मोन क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में देखिए। तो जो विटामिन होती है वो कैरोटीन होती है, जो विटामिन ए होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीन भी बोलते हैं जाके, ठीक है। एंजाइम होता है, एंजाइम होता है पेप्सिन, क्या होता है, एक तरह का एंजाइम होता है। और जो हार्मोन होता है वो ये टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, ये क्या होती हैं, जनन हार्मोन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जनन हार्मोन बोलते हैं। ये जनन ग्रंथियों से निकलते हैं जाके, ठीक है। जैसे पुरुष में हो गया वृषण और महिलाओं में क्या हो गया, अंडाशय, वहाँ से ये स्रावित होते हैं यहाँ के। और प्रोटीन क्या होती है, केरेटिन होती है यहाँ के। जैसे दूध में प्रोटीन होती है ना, केरेटिन, कैसीन, इस तरह से बालों की प्रोटीन हो गई यहाँ की, ये प्रोटीनें होती हैं यहाँ के। तो ये आपका आंसर इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, यहाँ भी मिलाना है जाके। जैसे एक तरफ दिए गए हैं कुछ शर्कराओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं कि वो क्या कहलाते हैं यहाँ के। जैसे द्राक्षा शर्करा, फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, चीनी, स्टीविया, ये सारे मिलाने हैं यहाँ के। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो फल की शर्करा होती है, फल की शर्करा, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोज बोलते हैं। देखो सबसे पहले मिलाने का सही तरीका क्या होता है, पहले मिलाना, जो आपको आ रहा है उसको मिलाओ पहले। दूध की जो शर्करा होती है, जो दुग्ध की शर्करा होती है वो क्या होती है, तो दुग्ध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। और अगर एसिड की बात करें तो दुग्ध में कौन सा एसिड होता है, तो दुग्ध में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो बी का हो गया 1 और सी का हो गया 5वां, बी का 1 और सी का 5वां किस ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बाकी मिला के आप सही कर सकते हो। कैसे, द्राक्षा शर्करा किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं यहाँ के। चीनी क्या होती है, सुक्रोज होती है यहाँ के। स्टीविया क्या होता है, प्राकृतिक स्वीटनर होता है यहाँ के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, C6H12O6, C6H12O6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और आपको ग्लूकोज में बताया था यकृत में जो ग्लूकोज होता है ये किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है यहाँ के। और जब यहाँ से ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करवाता है, तो आपको बताया था पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलता है कौन सा, इंसुलिन निकलता है। और अगर इंसुलिन नहीं निकल पाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है तो बीमारी हो जाती है, कौन सी, डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं। 39 क्या कहा गया है, 39 कहा गया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जो बड़े बड़े अणु होते हैं उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो भैया एक ही प्रक्रिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव यानी कि पाचन में क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं और उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। 40वां में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। मनुष्य के पाचन तंत्र, देखो पाचन तंत्र में क्या क्या आते हैं, पाचन तंत्र में आते हैं आपके मुख गुहा, क्या आते हैं, मुख गुहा, या हम ये कह सकते हैं हाँ मुख गुहा आती है। इसके बाद आपका क्या आती है, आहार नाल हो गई, आहार नाल हो गई। आहार नाल के बाद क्या हो गया आपका, आमाशय हो गया, आमाशय के अलावा क्या आती है, यकृत आता है। यकृत के अलावा अग्न्याशय आता है, क्या आता है, अग्न्याशय। अग्न्याशय में ज़्यादा कुछ पाचन होता नहीं है तो इसको रखते नहीं है यहाँ के, ठीक है। अग्न्याशय ज़्यादा रखते नहीं है यहाँ के, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद आता है आपका क्या, छोटी आंत, सबसे ज़्यादा पाचन यहीं पे होता है यहाँ के। इसके बाद इसी में क्या आता है, बड़ी आंत आती है यहाँ के। इसके अलावा मुख गुहा में जैसे हो गई आपकी क्या, जीभ हो गई, क्या हो गई, जीभ हो गई। इसी में दांत हो गया, इसी में लार ग्रंथियाँ हो गई। ये सारी चीज़ें क्या मानी जाती हैं, पाचन तंत्र के भाग होते हैं जाके, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा पाचन तंत्र का भाग है। तो एक तो आपका आहार नाल है, एक तो कौन सा है आपका
आहार नाल है, और दूसरा कौन सी है, पाचन ग्रंथियां हैं। आहार नाल हो गई जाके, हृदय तो होता नहीं है क्योंकि हृदय तो परिसंचरण तंत्र में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कहा गया मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो जैसे आहार नाल होती है ना, जैसे मनुष्य है, मनुष्य जाके आपके मान के चलिए ये मनुष्य है, तो मनुष्य में आहार नाल इस तरह से शुरू हो जाती है, जाके इस तरह से आहार नाल शुरू हो जाती है। तो मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर के लगभग समथिंग लंबी होती है जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में क्या कहा गया है, 42 में कहा गया है मनुष्य में आहार नाल कहाँ से शुरू होता है, और सॉरी मनुष्य में आहार नाल यहाँ से खाली स्थान है शुरू होती है और गुदा यानी कि एनस में समाप्त हो जाती है। तो अभी देखो मैंने पिछले में बताया ये क्या है, मुख है कि नहीं है जाके, तो कहाँ से शुरू हो रही है, मुख से शुरू हो रही है, खत्म काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। 43 क्या कहा गया है, मनुष्य में आहार नाल का भाग है, आहार नाल का भाग है, यानी कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य में जो आहार नाल होती है, आहार नाल होती है, उन आहार नाल में क्या आती है, एक तो आपका पहला तो हो गया बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा आती है, ग्रास नली आती है और आमाशय आता है, यानी कि सारे के सारे इसके आते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में जो आहार नाल होती है, आहार नाल के ये सारे भाग होते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली और आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है, हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है। अभी बताया था हमने, जीभ होती है यहाँ के, दांत होते हैं यहाँ के, रस संवेदी ग्राही होते हैं यहाँ के, जो हमने बताया था एक दिन आपको, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कमवैलेट, अंकुर बताए थे जाके। लेकिन जो एपीग्लोटिस होता है ये एपीग्लोटिस नहीं होता है। ये एपीग्लोटिस का काम क्या होता है, जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन में ये स्वर को बनाने के लिए एक पत्ती टाइप की संरचना होती है, ये गले में स्थित होती है, गले में स्थित होती है। तो इसका पाचन तंत्र में कोई इसका हिस्सा नहीं है जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। हमने एक दिन बताया था जीभ के बारे में, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ जाके। जीभ के बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि ये क्या होता है, जीभ का फ्रेनुलम, ये जीभ का कौन सा भाग होता है, फ्रेनुलम होता है जाके। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ग्रंथि जुड़ी होती है, यहाँ पे ग्रंथि जुड़ी होती है और उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, हयाड ग्रंथि। कौन सी होती है, हयाड ग्रंथि होती है, बताया था हमने पिछली क्लास में, याद करो यहाँ के। मध्य वाले भाग से हमने बताया था नमकीन स्वाद का अनुभव हो रहा है, पीछे वाले भाग से कड़वे स्वाद का अनुभव होता है यहाँ के, मध्य वाले भाग से खट्टा स्वाद का अनुभव होता है और आगे वाले भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया है जाके कि मीठे स्वाद का अनुभव कहाँ से हो रहा है। तो भैया मीठे स्वाद का अनुभव कहाँ से हो रहा है, अग्रभाग से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की तरफ। 46 में क्या कहा गया है, मनुष्य के दांत प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत थिकोडेंट भी होते हैं, डाइफोडेंट भी होते हैं, हेट्रोडेंट भी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होते हैं आखिर। ठीक है, जो मनुष्य के दांत होते हैं ना वो गर्त में धंसे होते हैं, गड्ढे में होते हैं यहाँ के, इस वजह से उनको थिकोडेंट भी बोला जाता है यहाँ के। ठीक है, बार बार कई बार निकलते हैं यहाँ के, यानी कि जीवन में 2 बार निकलते हैं, इस वजह से उनको डाइफोडेंट भी बोला जाता है यहाँ के। तो मनुष्य के दांत के बारे में ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में देखते हैं। 47 कहा गया है अगर विवेक के पास, मान के चलो मेरे पास दूध के दांत हैं तो इनकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्योंकि टोटल दांत हमारे कितने होते हैं, टोटल दांत होते हैं 32, जिसमें से जो विजडम टीथ होते हैं, विजडम टीथ वो कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में आपको दांत के बारे में थोड़ा बताऊंगा जाके, अगली क्लास में आपको मैं दांतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में देखते हैं। कहा गया है एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है।
पहला, वयस्क व्यक्ति में स्थायी दांत होते हैं, बात बिल्कुल सही है। संख्या में 32 होती है, ये भी बात सही है। हेट्रोडोंट होते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो सही कौन सा नहीं है? अस्थायी दांत दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में अस्थायी दांत नहीं होते हैं, उसके दांत क्या होते हैं? परमानेंट दांत होते हैं। मान के चलिए अगर मैं वयस्क हूँ तो मेरे जो दांत हैं वो अस्थायी नहीं है, परमानेंट है। अगर एक बार ये दांत टूट गए जाके तो फिर दोबारा नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना जाके सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं। 49 क्वेश्चन में क्या कहा गया है जाके? दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, दूध के दांत होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं। कौन से अनुपस्थित होते हैं? अग्र चवर्णक, जो प्रीमोलर्स दांत होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं जाके। बाकी कृंतक भी होते हैं, रत्नक भी होते हैं, चवर्णक भी होते हैं। आप लोग सिर्फ इसको याद रखना है जाके। मैं आपको अगली क्लास में सबसे पहले दांतों के बारे में ही बताऊंगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, दंत सूत्र क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं। 50वां क्या कहा गया? ये दंत सूत्र दिया गया है। आई बराबर दिया गया है 2/2। देखो यहाँ पे दिया गया है। सी बराबर है 1/1, प्री मोलर है 2/2 और मोलर है 3/3। तो कहा गया मनुष्य में कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? तो कृंतक दांत कौन से होते हैं? होते हैं आपके कौन से? इंसियर्स होते हैं। और इंसियर्स क्या होते हैं? 2 जबड़े में, 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं जबड़े में। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 नीचे जबड़े में तो 4 ऊपर जबड़े में। तो आंसर कितना हो गया इसका? 8 हो गया जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51वां देखते हैं। 51वां क्या कहा गया है? मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती हैं? वो कौन से होते हैं? 12। बताया था 20 होते हैं आपके, 20 दांत। 20 दांत तो होते हैं दूध के दांत। कौन से होते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत होते हैं, मैं साफ कर देता हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ। 20 दांत तो होते हैं आपके दूध के दांत। और जो 12 दांत होते हैं ये क्या होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 52वां देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मोनोफायोडेंट है? मोनोफायोडेंट अकल की दाढ़ होती है और कौन होती है? अग्रचवर्णक होते हैं। इनको मोनोफायोडोंट बोलते हैं जाके। इनको दोनों को मिला के ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मोनोफायोडोंट किसे कहते हैं, तो जो मोनोफायोडोंट होगा उसके अंतर्गत आपके क्या आती है? विजडम टीथ आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्ल की दांत बोलते हैं। और दूसरा क्या आता है? उसमें अग्रचवर्णक आता है। दूसरा क्या आता है? अग्रचवर्णक आता है आखिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, सामान्यतः अक्ल की दांत जो निकलती है वो कितने वर्ष के बाद निकलती है? तो 18 वर्ष के बाद निकलती है। कितने वर्ष के बाद निकलती है? 18 वर्ष के बाद निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। 54 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन दांत का भाग है? शिखर भी है, सही बात है, ग्रीवा भी है और जड़ भी है। तो ये दांत के सारे भाग होते हैं। यानी कि शिखर दांत का जो ऊपरी भाग होता है, ग्रीवा मध्य वाला भाग होता है और जड़ से मान के चलिए ये दांत है, ये दांत है। तो दांत जो धंसा होगा ये तो ऊपरी भाग हो गया शिखर, ये हो गया ग्रीवा, और जो धंसा है नीचे अंदर की तरफ वो क्या है? आपका जड़ है यहाँ के, ठीक है। ये हो गया जड़, ये हो गई ग्रीवा और ये हो गया क्या? शिखर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहा गया है? 55 का आ गया दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है वो क्या कहलाता है? जो दांत होते हैं, दांत का वह भाग पूछा गया है जो हम लोगों के मसूड़ों के ऊपर निकला होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्राउन। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है उसको क्या बोला जाता है? क्राउन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 से देखते हैं। कहा गया है प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है। प्रत्येक दांत के भीतर क्या होती है? एक गुहा होती है। उस गुहा को क्या बोला जाता है? उस गुहा को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी बोलते हैं। ये दांतों में कहते हैं कैविटी हो गई है, कैल्शियम की कमी से हो गई है, तो दांतों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, खोखले होते हैं ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो वही गुहा को क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आ गया है हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है और उसको क्या बोला जाता है? डेंटाइन बोला जाता है, ठीक है। जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या बोला जाता है?
डेंटाइन। और ध्यान रखना है दांत का जो वास्तविक कलर होता है, जो दांत का वास्तविक कलर होगा वो, या वास्तविक कलर कैसा होता है, पीला ही होता है। वास्तविक कलर कैसा होता है, पीला ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है दांत के संवेदी स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाने का काम करता है। तो दांतों को जो चमकीला बनाता है वो कौन बनाता है बताइए? डेंटाइन बनाता है, इनामेल बनाता है, या पल्प कैविटी बनाती है? तो चमकीला और मजबूत कौन बनाता है? इनामेल। ये दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनेमल या इनामेल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? दांतों को मजबूती प्रदान करता है। और क्या काम करता है? तो ये दांतों को चमकीला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है। ठीक है, सबसे जो कठोर भाग है, इससे कठोर भाग कुछ नहीं होता है। सबसे जो कठोर भाग होता है मानव के शरीर में वो कौन होता है? इनामेल होता है, या इनेमल बोलते हैं। कई जगह आप पढ़ा होगा इनेमल दिया रहता है, या कि इनामेल होता है। ठीक है, इससे कठोर भाग हमारे शरीर में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा गया है? मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? समझना, ऊतक पूछा जाए, टिश्यू पूछा जाए तो ऊतक कौन होगा? तो ऊतक होगा हड्डी। लेकिन अगर सबसे कठोर भाग पूछ लिया जाए, सबसे कठोर भाग पूछ लिया जाए तो सबसे कठोर भाग कौन सा होगा? इनामेल होगा। सबसे कठोर भाग कौन सा होगा? इनामेल। बात क्लियर हो जाए के तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।